फ्रेंड्स, ईडीएलआई स्कीम ईपीएफ होल्डर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसमें ईपीएफ होल्डर के डेथ हो जाने के बाद उसको नॉमिनी को, लीगल शेयर को या डिपेंडेंट को एक लमसम अमाउंट दी जाती है जो उस परिवार के लिए एक आर्थिक मदद होती है। फ्रेंड्स, ईडीएलआई स्कीम में पहले जो एवरेज सैलरी का 30 टाइम्स दिया जाता था उससे बदलकर 35 टाइम्स कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को पसंद आने पर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप नो बकवास, सिर्फ काम की बातें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने ईडीएलआई स्कीम पर एक डिटेल्स वीडियो बनाई थी जहां पर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप इसके क्लेम को कर सकते हैं, क्लेम की प्रोसेस क्या होती है, कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने होंगे जिससे आप क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक और बदलाव करा गया है। जो पहले 12 महीने की काउंटिंग की जाती थी कि आपको साल भर के लिए एक्टिव मेंबर रहना है, उसे बदलकर आप जिस डेट से ज्वाइन करते हैं, जिस डेट से आप ईपीएफ होल्डर बनते हैं, उसी डेट से यानी पहले दिन से ही आप पर यह स्कीम लागू हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि इसका कंडीशन यह है कि मृत्यु के समय में ईपीएफ होल्डर जो है वह ईपीएफ का एक्टिव मेंबर होना चाहिए, यानी उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू उस टाइम पे होनी चाहिए। आपका ईपीएफ अकाउंट जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, उसमें कंटिन्यू एम्प्लॉयर जो आपका ईपीएफ के अमाउंट काटता है वो जमा होते रहनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको फॉर्म के बारे में बताता हूं कि कौन सा फॉर्म फिलअप करके आप इसकी क्लेम की प्रोसेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जिस फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं वह एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म है जिसे डेथ केस में भरा जाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अगर पीएफ अमाउंट क्लेम करना हो तो फॉर्म 20 भरा जाता है। फॉर्म 10D को पेंशन के लिए भरा जाता है और अगर पीपीएफ होल्डर की डेथ हो गई है और आप ईडीएलआई के क्लेम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 5IF भरना पड़ता है। तो फ्रेंड, इन तीनों फॉर्म को मिलाकर एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म बनाया गया है। आइए अब मैं इस फॉर्म के बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर्म के राइट साइड में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद नंबर 1 में आप देखेंगे 3 बॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि, पेंशन और बीमा ईडीएलआई क्लेम का बनाया गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि आपके केस में जो अप्लीकेबल होगा उसको आप इसमें टिक कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 में जिसकी डेथ हुई है उसका नाम यहाँ लिखना होगा, यानी जिस ईपीएफ होल्डर का डेथ हुआ है, जिसकी क्लेम करी जा रही है, उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा, वह भी बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में क्लियरली लिखना होगा। उसके बाद नंबर 3 के ए में पिता का नाम, नंबर 3 के बी में पत्नी का नाम या पति का नाम देना होगा। लेडी के केस में पति का नाम आएगा और जेंट्स के केस में पत्नी का नाम आएगा। नंबर 4 में आप यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस यानी पूछी जाती रही है, यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप जिसका डेथ हुआ है वह शादीशुदा था, विवाहित था या नहीं। नंबर 5 में ए में देखेंगे जिसकी डेथ हुई है उसका आधार नंबर मांगा जा रहा है, अगर उसका आधार नंबर है तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बी में उसका यूएन नंबर मांगी जा रही है। सी में कहा जा रहा है अगर उसका यूएन नंबर नहीं बना था तो जो पीएफ अकाउंट नंबर है उसे ही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नंबर 6 में यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग सर्विस यानी सेवा छोड़ने की जिस डेट से जॉब छोड़ी गई थी उसकी यहाँ पर डिटेल्स देनी है, यानी उस डेट को यहाँ मेंशन करना है। नंबर 7 में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर इनकम स्कीम सर्टिफिकेट हैज़ बीन इश्यूड, अगर नहीं करी गई थी तो यहाँ नो लिखेंगे और सर्टिफिकेट इशू करी गई थी यहाँ यस लिखेंगे। 7B में बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सर्टिफिकेट इशू हो गई थी तो यहाँ पर उसका नंबर हम यहाँ पर लिखनी होगी। उसके साथ साथ उस सर्टिफिकेट को किस ऑफिस से इशू हुआ था उसको यहाँ पर मेंशन करना है, नाम लिखना है। नंबर 8 में जो रॉ कॉलम दी गई है यहाँ पर एम्प्लॉयर को डिटेल फिलअप करनी है, या जो क्लेम करने वाला है या दावा करता है उसे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ब्लैंक रखना है। इसके बाद नंबर 9 में यह पूछी जा रही है कि ईपीएफ होल्डर की डेट ऑफ डेथ क्या है, यानी किस
तारीख को, किस डेट को उसकी डेथ हुई थी, उसको यहाँ पर हम इसमें मेंशन कर देंगे। नंबर 10 में यह पूछी जा रही है कि जब ईपीएफ होल्डर की मृत्यु हुई तो उस समय क्या वह सर्विस में था, यानी वो जॉब उसकी कंटिन्यू हो रही थी। अगर यस है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 11 में यहाँ पर क्लेम करने वाले की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर जो भी क्लेम करने वाले हैं, मोर देन वन क्लेम करने वाले, एक से ज़्यादा क्लेम कर, इनके सभी का यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसमें एक बात का और भी ध्यान रखेंगे, अगर इसमें फैमिली मेंबर 5 से ज़्यादा हैं तो हम एक अलग से एक्स्ट्रा सीट लेकर इसमें फिलअप करके डिटेल्स दे सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 12 में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप पीएफ और ईडीआई क्लेम करते हैं तो क्लेम किस अकाउंट में वो क्लेम करने के बाद अमाउंट आएगी, वह यहाँ पर वो डिटेल देनी है हमें। जिस सेविंग बैंक अकाउंट नंबर देना है, बैंक का नाम और एड्रेस देना है, और साथ ही आईएफएस कोड देना है, जिससे बैंक की आपके जो अकाउंट है उसमें इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करी जा सके। इसके बाद नंबर 13 में यहाँ पर पेंशन के लिए आपसे बैंक डिटेल्स मांगी जा रही है, ताकि अगर आप पेंशन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी होगी, जिससे कि आपका पेंशन उस अकाउंट में चला जाए। यहाँ भी सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, नेम एड्रेस देना होगा, नाम देना होगा, आईएफएससी कोड देनी होगी। इसके बाद 14 नंबर में जो दावा करता है, यानी जो क्लेम करने वाला है, उसका फुल पोस्टल एड्रेस देना होगा, ताकि उससे किसी भी तरह की जो करस्पॉन्डेंस करना हो, पत्राचार करना हो, तो उसके लिए इस एड्रेस को यूज करा जा सके। और यहाँ पर पिन नंबर भी देंगे। ठीक इसके बाद यहाँ पर दावाकर्ता का हस्ताक्षर, यानी जो क्लेम करने वाला है उसका सिग्नेचर होगा, नाम होगा। इसके बाद ठीक है, राइट साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयर सिग्नेचर दिया हुआ है। यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर्स का जो ऑथराइज पर्सन है वो साइन करेगा, उसकी डिजिग्नेशन लिखी जाएगी और यहाँ पर सील यानी मोहर यहाँ पर लगेगी। फ्रेंड्स, आइए अब हम जान लेते हैं इस फॉर्म के साथ किस किस डॉक्यूमेंट्स को आपको सपोर्टिंग के रूप में इसमें अटैच करना है। सबसे पहले तो आपको डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर देनी होगी। ईपीएफ होल्डर की जो मृत्यु हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको ऐसे एक साथ अटैच करना होगा। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा क्लेम करने वाले हैं, दावा करता है, तो आपको सबकी जॉइंट फोटोग्राफ यहाँ पर देनी होगी। इसके साथ साथ अगर दावा करने वाले बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर बच्चे माइनर हैं या मेजर हैं तो यहाँ पर आपको उनके सर्टिफिकेट भी देने होंगे, जिससे उनसे डेट ऑफ बर्थ पता चल सके। अगर इस योजना में अगर कोई स्कीम सर्टिफिकेट इशू हुई है तो भी उसको उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके बाद आप देखो, बैंक खाते के सत्यापन हेतु एक रद्द चेक पासबुक के पहले पेज की अब भी प्रमाणित प्रतिलिपि देखें। यानी यहाँ पर आपको एक कैंसिल चेक देना होगा, या फिर आपको अपने पासबुक का फर्स्ट पेज, जिसमें आपकी बैंक की आपके नाम, नॉमिनी, आईएफएससी कोड, पूरी डिटेल्स दी होती है, उसकी एक कॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं, तो आप जब भी इसको क्लेम करें इस बात का ध्यान रखें। आशा करता हूं कि यह फॉर्म के कैसे फिलअप करना है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपको इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही इसको फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस फॉर्म को फिलअप करके आप कैसे क्लेम कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी मैंने आपको आज बताया है। आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो फ्रेंड्स, पसंद आने पर शेयर ज़रूर कर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। किसी तरह की सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं।